नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आप सभी के साथ आयुषी। चलिए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों की ओर। इस हेडलाइंस के प्रायोजक है डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, बी द चेंज। पीएम की प्रस्तावित सभा स्थल का सीएम ने किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। पूर्व मुख्यमंत्री पर सीबीआई की कार्रवाई पर कांग्रेस का हल्ला बोल प्रदर्शन, केंद्र और राज्य सरकार का पुतला किया दहन, कहा ये राजनीतिक षड्यंत्र। वर्जिनिटी टेस्ट की याचिका हुई खारिज, पति ने पत्नी की वर्जिनिटी टेस्ट की लगाई थी याचिका, मामला रायगढ़ का। और गर्मी की शुरुआत से ही पेयजल संकट गहराया, कई क्षेत्र से गिरा जलस्तर, संकट से निपटने शासन हुई मुस्तैद, बोर खनन के साथ पाइप बढ़ाने के निर्देश। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। 30 मार्च को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिलासपुर जिले के बिल्हा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मोहभट्टा में आम सभा लेने आने वाले हैं। इस दौरान हजारों करोड़ रुपयों के विकास कार्यों की सौगात भी क्षेत्र को दी जाएगी। प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियां जोरों से चल रही है और आपको बता दें कि तैयारियों का आज डिप्टी सीएम, केंद्रीय राज्य मंत्री, राज्य स्तर के अधिकारी प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण कर चुके हैं। गुरुवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम सहित जिले के विधायकों ने भी कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। यहां मौजूद प्रदेश भर से आए विभिन्न विभागों के अधिकारियों को लेकर मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम स्थल में की जा रही तैयारियों को बारीकी से उसका अवलोकन किया। अधिकारियों ने उन्हें कार्यक्रम स्थल के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने प्रदेश भर से आए हुए अधिकारियों की कार्यक्रम स्थल पर बैठक ली और प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम को भव्य रूप से सफल बनाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान जिले के सभी भाजपा विधायक और जनप्रतिनिधि भी यहां पर मौजूद रहे। 30 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित बिलासपुर दौरे की तैयारियों को लेकर तखतपुर के जनपद सभा कक्ष में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता एसडीएम शिव कुमार कंवर ने की। इस बैठक में तखतपुर क्षेत्र की सभी पंचायतों के सरपंचों ने भाग लिया। इस दौरान एसडीएम ने सरपंचों से प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में लोगों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने का आग्रह किया। प्रत्येक गाँव के सरपंच को निर्देशित किया गया है कि वे अपने अपने गाँवों से कम 150 लोगों को लेकर कार्यक्रम स्थल तक जरूर पहुंचे। उन्होंने कहा कि ये आयोजन क्षेत्र के विकास और योजनाओं की जानकारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी को इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। बैठक में ये भी बताया गया कि कार्यक्रम में आने वाले सभी लोगों के लिए खाने पीने की उचित व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा की जाएगी। सरपंचों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने गाँव के लोगों को इस कार्यक्रम के महत्व के बारे में जागरूक करें और अधिकतम उपस्थिति सुनिश्चित करें। रिस्पेक्टेड कलेक्टर सर और सीओ जिला पंचायत सर के निर्देश पर एसडीएम सर आपके साथ आज सभी नवनिर्वाचित सरपंचों का जनपद पंचायत में बैठक आयोजित किया गया था। यह जनपद पंचायत में सरपंचों की प्रथम बैठक थी। इसमें सरपंचों को, नवनिर्वाचित सरपंचों को शासन की पंचायत विभाग की महत्वपूर्ण योजनाएं जैसे कि प्रधानमंत्री आवास, स्वच्छ भारत मिशन, नरेगा आदि के संबंध में विस्तार से बताया गया। उसकी ग्रामीण सरपंच भाई बहनों की जिज्ञासाओं को भी, जैसे कि सूचना का अधिकार, 15 वित्त मूलभूत आदि योजनाओं के बारे में भी उन्हें विस्तार से बताया गया और उन्हें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि शासन के मंशा अनुरूप, हमारी विष्णुदेव सरकार साय के सरकार के अनुरूप, उनकी मंशा के अनुरूप स्वच्छ प्रशासन और साफ़ सुथरी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाए करके। यहाँ पर हम लोग का सीओ सर सब लोग पूरे नए निर्वाचित सरपंचों को मीटिंग लिया गया था, जिसमें हमारा आगामी उसमें 30 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। उनके स्वागत के लिए अपने अपने गांव से जनताओं को लेके उनके स्वागत में लेके जाना है। उन्हीं के विषयों में चर्चा हुआ और बस इतना ही बताया गया है। उनका टारगेट मिला आपको? हम 150 मिले हैं। 150 ग्रामवासियों को लेके प्रधानमंत्री के स्वागत में जाना है। आज के हमारे इस मीटिंग के दौरान सभी नवनिर्वाचित सरपंचों का फर्स्ट मीटिंग था सीओ सर के द्वारा और उसमें बहुत सारी चीज़ों पे चर्चा हुई है और हमारे एसडीएम साहब भी मौजूद थे वहाँ पे सभा कक्ष में। और आगामी 30 तारीख को हमारे माननीय श्री
प्रधानमंत्री जी का आगमन होना हमारे इस बिलासपुर में बड़ा सौभाग्य की बात है। और उसमें उस संबंध में चर्चा भी हुई है कि जनप्रतिनिधि होने के नाते हम लोग को जिम्मेदारी भी सौंपा गया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम में अपने गांव से जनता लोग को लेकर के जाना है वहां और कार्यक्रम को सफल बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिलासपुर आगमन को देखते हुए सिम्स छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान में विशेष तैयारियां की गई है। प्रोटोकॉल के तहत अस्पताल में एक विशेष कक्ष तैयार किया जा रहा है, जिसे वीवीआईपी जोन के रूप में विकसित किया गया है। इस कक्ष में सभी आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति में तत्काल चिकित्सा सहायता दी जा सके। इसके अलावा अस्पताल परिसर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ डॉक्टरों की एक टीम को स्टैंड बाय रखा गया है। प्रशासनिक अधिकारियों ने सिम्स का निरीक्षण करके तैयारियों का जायजा लिया और सुरक्षा एजेंसियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। प्रधानमंत्री के आगमन को देखते हुए शहर भर में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और उनकी यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है। दिनांक 30 मार्च को यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी का बिलासपुर क्षेत्र में दौरा है और उसके तहत जितने भी सुरक्षा की दृष्टि से, चाहे वो सुरक्षा की दृष्टि से या चिकित्सीय व्यवस्था हो, हमको चिकित्सीय व्यवस्था के जो गाइडलाइंस के तहत हमको व्यवस्था बनाना है। और हमको जो भी उच्चाधिकारियों से निर्देश या शासन से जो निर्देश मिले हैं कि आपके यहाँ क्या क्या जो व्यवस्था होनी चाहिए, उसी को हम लोग लगातार 2-3 दिन से हम लगातार उसमें देख रहे हैं कि उनके जो उपलब्धता, दवाइयों की उपलब्धता, उनके लिए जगह स्थान की हम लोग 2-3 जगह अलग अलग जोन पे रखे हैं। प्राइवेट रूम्स में भी रिजर्व रखे हुए हैं और इसी तरह आईसीयू में क्योंकि जब भी वीवीआईपी या वीआईपीज़ का दौरा होता है तो हमको उसको इस पर गाइडलाइन के अनुसार रिजर्व करना रहता है। और इस समय हम ये भी ध्यान देते हैं कि उस समय किसी अन्य गंभीर मरीजों को भी उस तरह की दिक्कत ना हो, उसको भी ध्यान में रखते हुए उसका प्रतिदिन हम लोग उसको ध्यान में रखते हुए उस स्थान को, उस जगह को रिजर्व रखते हैं। और उसी के तहत हम लोगों ने आज अधिष्ठाता महोदय के साथ में उसका सभी जगह में, जैसे ट्रायज है, आईसीयू है और पेइंग वार्ड है, जिस जगह पे हमको रिजर्व रखना है उसको आरक्षित करके रखना है, उस जगह का निरीक्षण करके उसका मुआयना किया। इधर ग्राम पंचायत सेमार के प्रथम सम्मेलन को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। पंचायत के पंच की जगह किसी अन्य व्यक्ति द्वारा शपथ लेने की अफवाह के बीच ग्राम पंचायत सचिव टंकेश साहू ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उनका कहना है कि 3 मार्च को बाजार के पास खुले मैदान में ग्राम पंचायत का प्रथम सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें नवनिर्वाचित सरपंच और पंचों ने विधिवत शपथ ग्रहण की। इस दौरान पूर्व सरपंच, पूर्व उप सरपंच और गांव के सम्मानित नागरिक भी मौजूद थे। कार्यक्रम में अतिथियों का स्वागत और सम्मान भी किया गया था, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा गलत अफवाहें फैलाई जा रही है कि किसी अन्य व्यक्ति ने पंच के रूप में शपथ ली है। सचिव ने स्पष्ट किया है कि सभी आरोप पूरी तरह से निराधार, झूठे और बेबुनियाद है, जिससे ग्राम पंचायत की छवि धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत का कार्य पारदर्शी तरीके से किया जा रहा है और किसी भी तरह की कोई अनियमितता नहीं हुई है। अफवाहों के चलते पंचायत में तनाव का माहौल बना हुआ है, लेकिन प्रशासन से अपील की गई है कि इस मामले की सच्चाई सामने लाने के लिए उचित जांच की जाए। 3 तारीख को प्रथम सम्मेलन का कार्यक्रम हुआ है, जिसमें गांव के सरपंच के निर्देश पे, वर्तमान सरपंच के, नवनिर्वाचित सरपंच के निर्देश पे सभी ग्रामवासियों के समक्ष बीच साप्ताहिक बाजार चौक में कार्यक्रम कराया गया है, जिसमें वरिष्ठ जनों को और पुराने सरपंच और उप सरपंच और गांव के प्रतिष्ठित लोगों को सम्मानित किया गया। इस दौरान सभी लोगों को फूल माला से स्वागत किया गया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है कि हमने किसी के बदले किसी को शपथ ग्रहण या फिर प्रथम सम्मेलन में शामिल होने का मौका दिया। हाँ, ये अफवाह ही है और ये जो आरोप लगाया गया है निराधार है। नहीं, बाकायदा हमारे यहाँ पंचायत भवन खुलता है और सभी का काम समय पे कर दिया जाता है, चाहे जन्म मृत्यु हो, चाहे किसी का राशन कार्ड वाला मामला हो, चाहे कुछ भी हो। और उसके पश्चात भी अभी 17 तारीख से हम लोगों का अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रहा है, इसलिए भी थोड़ा सा कार्य पंचायत का बाधित है और हड़ताल समाप्त होने के पश्चात फिर से कंटिन्यूशन पंचायत में बैठना और समय पे कार्य किया जाएगा। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम फिर से लौटेंगे, तब तक के लिए आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ।
Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और भिलाई विधायक देवेंद्र यादव के घर और प्रतिष्ठानों पर सीबीआई की कार्रवाई के बाद प्रदेश कांग्रेस सरकार पर दबाव बनाने का आरोप लगा रही है। इसे केंद्र सरकार की बदले की राजनीति करार देते हुए कांग्रेस ने 27 मार्च को राज्य भर में विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया था। इसी कड़ी में आज जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में बिलासपुर के नेहरू चौक पर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ पुतला दहन किया गया है। कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि केंद्र सरकार के इशारे पर जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। सीबीआई की इस कार्रवाई को बदले की राजनीति करार देते हुए कांग्रेस नेताओं ने विरोध प्रदर्शन की रणनीति बनाई और छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में आज पुतला दहन किया गया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर यह प्रदर्शन राज्य के विभिन्न जिलों में किया गया। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में और राज्य में डबल इंजन की सरकार आई है, ये लगातार लोकतंत्र की हत्या में लगे हैं और ये लोग संविधान के हिसाब से नहीं चलना चाहते। आज देखिए ईडी के छापा हुआ हमारे माननीय भूपेश बघेल साहब पूर्व सीएम के यहाँ, उनको कुछ नहीं मिला। जबरदस्ती बदनाम करने का एक साजिश किया जा रहा है ताकि बदनाम हो कांग्रेस पार्टी को और बघेल साहब को कमज़ोर करने की एक साजिश के तहत है। इनको हाथ में कुछ आने वाला नहीं है। जबरदस्ती ईडी सीबीआई जो भी एजेंसी है केंद्र के इशारे में काम कर रही है। ये लोकतंत्र की सरासर हत्या है, ये गलत है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि इस कार्रवाई का जवाब वे लोकतांत्रिक तरीके से देंगे और इसे जनता के सामने उजागर करेंगे। कांग्रेस का ये विरोध प्रदर्शन आगामी चुनावी माहौल में बड़ा मुद्दा बन सकता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की दो मुही चाल चल रही है। एक तो विकास नाम का कोई चीज़ नहीं है इनके पास में। अडानी अंबानी के लोगों को पूरे देश की चाबी सौंप दिया गया है और इनका जो चाल है दो मुही चाल चल रहे हैं। हमारे कांग्रेसियों को दमन करने की राजनीति कर रहे हैं। आने वाला समय निश्चित रूप से लोगों के बीच में एक संदेश अच्छा जा रहा है कि कांग्रेस को दबाने का काम कर रहा है। इसलिए आने वाला समय कांग्रेस की सरकार बनेगी और हम लोग स्वतंत्र रूप से देश की सेवा करेंगे। देखिए, छत्तीसगढ़ के जो हमारे बड़े नेता है कांग्रेस के, उसको लगातार सीबीआई के द्वारा ईडी के द्वारा परेशान किया जा रहा है। जो किसान पुत्र है, जनता के शुभचिंतक है, ऐसे लोगों को चिन्हित करके चाहे भूपेश बघेल जी हो चाहे देवेंद्र यादव जी हो, उनको लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। और ये मान के चलिए ये कहीं ना कहीं दमनकारी नीति है। लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है उसको सही ढंग से सुचारू रूप में जो चल रहा है उसको कहीं ना कहीं दमन करने का प्रयास संवैधानिक में बैठे हुए लोग कर रहे हैं। ये इशारा है राज्य सरकार और केंद्र सरकार में बैठे हुए जो डबल इंजन की सरकार है उनकी देन है, मगर हम चुप रहने वाले नहीं हैं। हम आज सड़क पे उतर के पुतला दहन किए हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेताओं पर हो रही केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस शहर अध्यक्ष राजेश पांडे ने आरोप लगाया है कि जब से भाजपा सरकार बनी है वह विपक्षी दलों को दबाने का प्रयास कर रही है। ईडी और सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि कांग्रेस नेताओं पर दबाव बनाया जा सके। महिला प्रदेश कांग्रेस कमेटी की महासचिव शिल्पी तिवारी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए सवाल उठाया कि यदि भ्रष्टाचार की जांच हो रही है तो क्या भ्रष्टाचार केवल कांग्रेस में ही दिखता है? भाजपा नेताओं पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती? जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में देश में बनी है, अमित शाह जी, मोदी जी और छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय जी की, तब तक के डबल इंजन की जो सरकार कहते हैं ये पूरी तरीके से विपक्षी पार्टियों को कुचल देना चाहती है और एक दमन चक्र चला रही है, जिसके तहत कुछ दिन पहले देवेंद्र यादव जी को केवल भाषण सुनने जाने के आरोप में 5-6 महीने तक के जेल में डाल दिया गया। आज लगातार कुछ दिन पहले ईडी का छापा पड़ा। आज सीबीआई, ईडी और सीबीआई को एक हथियार की तरह विरोधियों पर प्रयोग करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। इसके विरोध में हम सब कांग्रेस के लोग पूरे केवल यहाँ नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के हर एक जिले में
विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम कर रहे हैं। राजनीतिक षड्यंत्र तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है पिछले 1.5 साल से वो दिख ही रहा है उनका, जो कांग्रेसियों के ऊपर लगातार छापेमारी और जो सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग, ईडी हो चाहे सीबीआई हो, तो ये सब लोगों को दिख रहा है कि जबरदस्ती परेशान करने वाली जो ये हरकतें हैं, कि मतलब ये नहीं समझ में आ रहा है कि भ्रष्टाचार का जो लेवल है कांग्रेसियों के ऊपर लगा कर, क्या भारतीय जनता पार्टी का कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचारी में सम्मिलित नहीं है, या फिर जो कांग्रेसी बीजेपी में शामिल हो जा रहे हैं वो कैसे दूध के धुले हो जा रहे हैं, उनके ऊपर क्यों कोई भी कार्रवाई नहीं होती। और दूसरा मेरा ये भी सवाल है कि ये क्यों नहीं बताते हैं इनकी जो एजेंसियां हैं, जब छापेमारी करती हैं, बैठा के पूछताछ घंटों जब परेशान कर रहे हैं, हैरेस कर रहे हैं लोगों को, 15-15 घंटा आप बैठा के रख रहे हो, उसके बाद आप निकल के ये क्यों नहीं बताते कि आपने क्या हासिल किया, आपको मिला क्या है वहाँ। कांग्रेसियों ने इसे राजनीतिक षड्यंत्र करार देते हुए कहा कि भाजपा भूपेश बघेल की लोकप्रियता से डरी हुई है, इसके बदले की कार्यवाही कर रही है, लेकिन कांग्रेस इसका डटकर विरोध करेगी और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज और भी ज्यादा बुलंद करेगी। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। शहर सरकार की पहली MIC की बैठक में पेयजल और शहर में स्ट्रीट लाइट लगाने का मुद्दा गरमाया रहा। हालांकि कुल 36 में से 35 प्रस्ताव पास किए गए हैं, जबकि स्ट्रीट लाइट लगाने के प्रस्ताव को पास नहीं किया गया और रीटेंडर लगाने पर भी सहमति बनी है। मेयर इन काउंसिल की पहली बैठक में कई शहर विकास के प्रस्ताव को स्वीकृति मिली है। इसमें खासतौर पर पेयजल, सफाई और विद्युत को लेकर चर्चा की गई। बैठक में 35 प्रस्ताव जो जनहित के मुद्दे थे, लेकिन एक प्रस्ताव नाइट पोल का था, जिस पर मेयर इन काउंसिल के सदस्य ने आपत्ति की। उन्होंने कहा कि नाइट पोल के लाइट को लगाने के लिए पहले 5.25 करोड़ का टेंडर जारी किया गया था। एक ठेकेदार को बिलो रेट पर यह काम मिल भी गया, लेकिन सदस्य ने कहा कि और भी बिलो रेट में काम को किया गया है, ऐसे इसे नए सिरे से टेंडर करना ठीक होगा। इससे निगम को 1 करोड़ 25 लाख की बचत होगी, जिसे स्वीकार कर लिया गया। इसके साथ ही अमृत मिशन के तहत 5 करोड़ के लगाए जा रहे प्लास्टिक पाइप की जगह डीजल पाइप लगाए जाने सहित निगम ने पहली MIC की बैठक में कुल 36 प्रस्ताव रखे गए थे। इसमें से 35 प्रस्ताव पास कर दिए गए। मेयर इन काउंसिल में अन्य जिन प्रस्तावों को पास किया गया है, उनमें विभिन्न वार्डों में सड़क और नाली की लाखों के काम, 302 टास्क बेसिक कर्मचारी को फिर से 59 दिवस कम पर रखे जाने स्वीकृति, स्कूल जतन योजना अंतर्गत बालक माध्यमिक शाला सकरी में 4 अतिरिक्त कमरों के लिए 28 लाख की स्वीकृति, रिकांडो बस्ती व्यावसायिक परिसर में बेसमेंट पार्किंग व व्यावसायिक भूतल का निर्माण के लिए 7 करोड़ की स्वीकृति, राम सेतु ब्रिज के आकर्षण एवं सुंदर बनाने के लिए 2.5 करोड़ की स्वीकृति सहित देवरी खुर्द चिल्हाटी में पेयजल व्यवस्था के लिए 4 करोड़ 73 लाख की स्वीकृति जैसे प्रमुख प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई है। कल हमारी पहली MIC की बैठक हुई है, उसमें 37 बिंदु पर जो है चर्चा करते हैं। हमने सभी जनहित के मुद्दे थे, सब जितने बुनियादी सुविधा जनता के लिए है, मुख्य रूप से पेयजल है, अभी स्ट्रीट लाइट का है और साफ सफाई का है, सारे और नाली नालों का सफाई, क्योंकि गर्मी के बाद तुरंत बारिश भी होना है। तो हमारा ऐसा सोचना है कि ठंडी में जो है हमको गर्मी का प्लानिंग कर लेना चाहिए और गर्मी में जो है बारिश का प्लानिंग कर लेना चाहिए। तो हमने मुख्य रूप से MIC में अभी बोर खनन का और पाइपलाइन विस्तार का और कहाँ पर अगर इमरजेंसी में टैंकर पहुँचा सके, टैंकर को सबको मतलब हर जोन के लिए जो है टैंकर दुरुस्त रखने का, ये सब निर्देशित किए हैं। उन्हीं मुद्दों पर जो 37 बिंदु थे हमारे आज कल के MIC बैठक में, सारे वार्ड पार्षद से हम जल की समस्याओं का पहले से आवेदन मंगाए थे और जनता से भी कुछ आवेदन हमें प्राप्त हुए थे। उन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करते हुए जहाँ जहाँ पानी की समस्या है उसका निराकरण के लिए हमने पूरा प्लानिंग किया है। उसका जो है जो समस्याओं का है, कहाँ बोर करना है, कहाँ मतलब उसका जो है हमने पास किया है। हालांकि शहरवासियों की माने तो पेयजल को लेकर जिस तरह से बोर खनन किया जा रहा है, ये उचित नहीं है, बल्कि इस दिशा में वैकल्पिक व्यवस्था करने की जरूरत है। गर्मी के दिनों में बोर खनन कर पानी उपलब्ध कराने की कोशिश की बजाय अगर ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने और नदी के संरक्षण और संवर्धन पर ध्यान दिया जाए तो जल स्तर बेहतर होगा और बोर खनन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नगर निगम को सबसे पहले नदियों के अगल बगल पौधा लगाए, पौधे को 5 साल तक देख रेख करें,
जिसके कारण वहाँ का पेयजल सुरक्षित रहेगा, नदी में पानी रहेगी, तालाब के चारों तरफ पेड़ लगाएं, अधिक से अधिक पर्यावरण पे ध्यान दें, तभी हमारे शहर का जल स्तर अच्छा रहेगा। अदरवाइज आने वाले समय में और स्थिति बदतर होती जाएगी। नगर निगम जो अपना प्रयास बहुत अच्छा कर ही रहा है, लेकिन ये ना जैसे व्यापक स्तर पे हो रहा है नगर निगम का प्रयास, जो है छोटी छोटी गलियों में नहीं पहुंच पाएंगे। तो उसके लिए ना एक मतलब जो वार्ड के पार्षद प्रतिनिधि हैं या वार्ड के जो ऐसे लोग हैं जिनको एक्चुअल वाकई में समस्या आ रही है, उनसे जाके बात करना पड़ेगा कि क्या दिक्कतें हैं। जैसे कई जगह पे बोर है, निगम का पानी है और टंकी का पानी आता है, तो बोर का स्तर नीचे हो जाता है गर्मी में, वो स्तर के लिए कई जगह पंप लगे हैं तो उसकी जो कैपेसिटी है वो कमज़ोर है, उसको ठीक कर लें तो बहुत ज़्यादा हमारे बिलासपुर में पानी की समस्या नहीं है, अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो। मेयर इन काउंसिल की बैठक में जिस तरह से पेयजल, सफाई और विद्युत की व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर विभिन्न प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं, वह कहीं न कहीं शहर विकास की भागीदारी को सुनिश्चित करेगा। लेकिन जरूरी है कि पेयजल संकट को दूर करने के लिए प्राकृतिक व्यवस्था पर जोर दिया जाए ताकि जल स्तर को बेहतर करने में मदद मिल सके। कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ आलोक मित्तल की रिपोर्ट। जरहाबाटा स्थित महंत बाड़ा से जुड़े हिंदू सतनामी महासभा समिति के पदाधिकारियों ने गुरुवार को बिलासपुर प्रेस क्लब में पहुंचकर वर्षों से जारी विवाद को समाप्त होने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अब उनकी समिति समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलेगी और समाज की बुराइयों को दूर करने के साथ साथ रुके हुए विकास कार्यों को गति देने का प्रयास करेंगे। उन्होंने पुरानी घटना की जानकारी देते हुए बताया कि महंत बाड़ा जरहाबाटा बिलासपुर स्थित भूमि जिसका खसरा नंबर 135 रकबा 0.99 एकड़ है। श्री हिंदू सतनामी महासभा समिति महंत बाड़ा जरहाबाटा बिलासपुर के देखरेख में समाज प्रमुखों, अधिकारियों, कर्मचारियों एवं अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं के सहयोग से विकास समिति द्वारा भव्य गुरुद्वारे का निर्माण किया जा रहा है, जो वर्तमान में निर्माणाधीन है। साथ ही शासन प्रशासन के सहयोग से परिसर में हॉल एवं भवन का निर्माण कराया गया है। हम समाज के सभी लोगों से अपील करते हैं कि समाज के विकास एवं शिक्षा की ओर अग्रसर होकर उन्नति प्रगति करें एवं सामाजिक सद्भाव बनाए रखने में सहयोग प्रदान करें। साथ ही समाज नशापान से पूरी तरह से दूर रहे और बाबा गुरु घासीदास जी के बताए गए मार्ग पर चले। बाबा जी ने मनखे मनखे एक बरोबर का संदेश देकर सबको सतनाम के मार्ग पर चलना सिखाया है। हिंदू सतनामी महासभा समिति महंतबाड़ा के पक्ष में उसका आदेश पारित किया और वह भूमि भवन हमारे समिति के नाम से रजिस्टर्ड और राजस्व अभिलेख में दुरुस्त है, ऐसा उन्होंने आदेश पारित किया। और 164 IBN के तहत जो कार्रवाई पुलिस ने किया था उसको भी एक आदेश पारित करके वहाँ जो चाबी एक जब्ती बनाई हुई थी पुलिस सिविल लाइन थाना ने, उसको भी मूल संस्था के कारिंदागणों को सौंपने का एक आदेश पारित करके सौंपने का आदेश दिया, जिसके तहत अभी 25 मार्च को मूल संस्था के पदाधिकारी एवं कारिंदागणों के हाथों में माननीय न्यायालय के आदेश को पुलिस ने पालन करते हुए हमें वहां को मूल अधिकार दिया है। हम समाज से अपील करेंगे कि फिर से 3.5 वर्षों से जो रुका हुआ विकास है उसको हम सबके साथ मिल करके करना चाहते हैं। उसको किसी प्रकार का विवादित स्थल हम बनाना नहीं चाहते हैं। वहाँ पे सभी का सुख दुख के काम होंगे, पारिवारिक कार्य होंगे और विकास करके बाबा गुरु घासीदास जी के बताए हुए मार्ग पर सबको चलने का प्रयास करेंगे। इधर 4 माह से वेतन न मिलने और पीएफ की जानकारी न दिए जाने से नाराज ठेका कर्मचारियों ने निगम आयुक्त और महापौर को ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द भुगतान कराने की मांग की है। कर्मचारियों ने ज्ञापन में उल्लेख किया है कि उन्हें दिसंबर से मार्च तक का वेतन नहीं मिला है, जिससे उन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि होली जैसे त्योहार पर भी वेतन न मिलने के कारण उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा। कर्मचारियों ने ये भी आरोप लगाया है कि उनका पीएफ भी समय पर जमा नहीं किया जा रहा है और न ही उन्हें की कोई जानकारी दी जा रही है। जब वेतन के लिए वे संबंधित विभागों के चक्कर लगाते हैं तो सिर्फ आश्वासन दिया जाता है, लेकिन भुगतान नहीं किया जाता। वहीं निगम आयुक्त का कहना है कि वे हर महीने ठेकेदारों के बिलों पर हस्ताक्षर करके भुगतान के लिए भेज रहे हैं, जिससे ये सवाल उठता है कि कर्मचारियों का वेतन आखिर जा कहां रहा है। कर्मचारियों ने 4 महीने के बकाया वेतन का एक मुश्त भुगतान कराने, पीएफ की राशि जमा करने और उसकी स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। विगत 3-4 माह से हम लोग का पेमेंट नहीं हुआ है। हम लोग
इसके लिए निष्कर्ष चाहते हैं अथवा हम लोग को भुगतान किया जाए। और हमारा पीएफ होली में भी नहीं मिला है, पीएफ भी हम लोग का नहीं मिल रहा है। कब से नहीं मिल रहा है? ये विगत सितंबर अक्टूबर से हम लोग का पीएफ का कोई पता नहीं है। और वेतन कब? वेतन अभी दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये चौथा महीना चल रहा है। ये 4 माह का हम लोग का वेतन हुआ ही नहीं। क्यों ऐसा हो रहा है? कमिश्नर साहब बोल रहे हैं कि सब वो भुगतान कर दिए हैं, फिर क्या कारण है? क्या बोल रहे हैं ठेकेदार? हमारा भुगतान करने के लिए मतलब घुमा रहे हैं हम लोग को। कभी आज करेंगे, कभी आश्वासन देंगे कि कल करेंगे, आज करेंगे, ऐसा करके आश्वासन बस दिया जा रहा है। कौन है? भुगतान नहीं हो रहा है। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम फिर से हाजिर होंगे। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। बिलासपुर हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में पति द्वारा पत्नी के वर्जिनिटी टेस्ट की मांग को असंवैधानिक करार देते हुए याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने साफ किया है कि इस तरह की मांग न केवल महिलाओं की गरिमा और मौलिक अधिकारों का हनन करती है, बल्कि ये संविधान के अनुच्छेद 21 की भी खिलाफ है, जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करता है। मामला रायगढ़ का है, जहां एक महिला ने अपने पति से 20,000 रुपए प्रति माह अंतरिम भरण पोषण की मांग की थी। दोनों की शादी अप्रैल 2023 में हुई थी, लेकिन जल्द ही रिश्तों में तनाव आ गया। पत्नी ने पति पर नपुंसकता का आरोप लगाया, जबकि पति ने पत्नी के अपने बहनोई से अवैध संबंध होने की बात कही और वर्जिनिटी टेस्ट की मांग की। फैमिली कोर्ट ने इस याचिका को पहले ही खारिज कर दिया था, जिसके खिलाफ पति ने हाई कोर्ट में अपील की। हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति अरविंद कुमार वर्मा की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि पत्नी पर इस तरह का आरोप थोपना अवैध है और अगर पति खुद पर लगे आरोपों को गलत साबित करना चाहता है तो वह खुद का मेडिकल परीक्षण करवा सकता है। इधर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में एक 19 वर्षीय युवती ने अपने सौतेले पिता के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है। आपको बता दें कि युवती ने पुलिस को बताया कि जब वह 13 साल की थी तभी से सौतेले पिता ने उसका यौन शोषण किया। डर और समाज के दबाव के कारण वह सालों तक चुप रही, लेकिन जब वह बड़ी हुई और घर छोड़कर बाहर काम करने लगी तब भी उसे परेशान करता रहा। कम उम्र होने के कारण वह उसकी मंशा नहीं समझ सकी, साथ ही डर के कारण उसकी हरकतों का विरोध नहीं कर पाई। 2 साल पहले उसकी मां दक्षिण भारत के राज्य में काम करने चली गई। इधर युवती भी दूसरे शहर में काम करने के लिए चली गई। इस बीच वह बालिग हो गई थी। वह अपने पिता की हरकत और मंशा को जान गई थी। इसी डर से उसने पिता को मोबाइल नंबर भी नहीं दिया था। आपको बता दें, पिता ने किसी तरह मोबाइल नंबर हासिल कर लिया और फिर से उसे परेशान करने लगा। आखिरकार हिम्मत जुटाकर उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। तोरवा थाने में पीड़िता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और अन्य संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी। इधर बिलासपुर का बिलासा देवी केवट एयरपोर्ट 4 वर्षों से अधिक समय से संचालन में है, लेकिन अब तक इसे पूर्ण विकसित एयरपोर्ट का दर्जा नहीं मिल पाया है। इसको 4C श्रेणी में अपग्रेड करने, नाइट लैंडिंग की सुविधा उपलब्ध कराने और आवश्यक संरचनात्मक विकास के लिए निषाद समाज द्वारा 27 मार्च को एक दिवसीय भूख हड़ताल का ऐलान किया गया। इस आंदोलन के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 300 करोड़ रुपए के अनुदान और एयरपोर्ट विस्तार के लिए सेना की जमीन वापस देने की मांग की जा रही है। वर्तमान में बिलासा देवी केवट एयरपोर्ट पर सुविधाएं सीमित है, जिससे बड़े विमानों की आवाजाही और रात में लैंडिंग संभव नहीं हो पाती। क्षेत्रवासियों का कहना है कि अगर एयरपोर्ट को 4C श्रेणी में अपग्रेड किया जाता है तो यहां से सीधे बड़े शहरों के लिए उड़ानें शुरू हो सकती है, जिससे व्यापार और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। निषाद समाज के नेताओं ने यह भी कहा कि बिलासपुर संभाग का ये एयरपोर्ट क्षेत्र की आर्थिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन पर्याप्त बजट और संसाधनों की कमी के कारण इसकी संभावनाओं पर विराम लगा हुआ है। इसी को लेकर निषाद समाज हवाई सेवा समिति धरना स्थल पर आज भूख हड़ताल में बैठे हैं और प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपने की योजना बनाई जा रही है।
हमारी मांग है कि 300 करोड़ का जो एयरपोर्ट है उसको और विकसित किया जाए। अभी तक 4 साल हो गया है, कोई विकास इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए हम लोग यहाँ पे आज प्रधानमंत्री को अवगत कराने के लिए 1 दिवसीय भूख हड़ताल किए हैं। हमारे निषाद समाज को, जहाँ हमारी बिलासा माता की छवि है, जहाँ बिलासपुर में बिलासा माता के नाम से ये नगरी बसी है, तो हम लोग बिलासा माता की नगरी, उनके वंशज, उनके हम लोग बच्चे हैं, तो हम चाहते हैं हमारी माँ का जो नाम है वो और आगे बढ़े, देश विदेश तक हमारी माँ का नाम पहुँचे, ऐसे समाज का और देश का विकास हो। बिलासपुर के बिलासा नगरी में हम निषाद समाज के वरिष्ठ जनों के साथ यहाँ एकत्र हुए हैं ताकि हमारा बिलासपुर का जो एयरपोर्ट है, बिलासा केवट एयरपोर्ट, उसको 4C की श्रेणी में लिया जाए और नाइट लैंडिंग का भी हमें सुविधा दिया जाए। इसके लिए हम 1 दिवसीय आज भूख हड़ताल में बैठे हैं। प्रधानमंत्री जी को अवगत कराना चाहते हैं कि हमारा ये बिलासपुर, जहां हमारा निषाद समाज का 3 लाख से भी अधिक जनसंख्या है, जो इस मांग को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए हर समय उनको और हमारे समाज के लोग आगे आ रहे हैं ताकि हमारे बिलासपुर का नाम हो, इस बिलासा माता का नाम हो। जिस बिलासपुर में हम रहते हैं और हमारा बिलासा माता का नाम है, उसे आज कोई ध्यान नहीं देता। तो हम प्रधानमंत्री जी से यही कहना चाहेंगे कि इस बिलासपुर को, बिलासा माता को आगे बढ़ाए। जैसे आज बीजेपी वाले लोग बोलते हैं कि स्मार्ट सिटी बनाएंगे बिलासपुर को, तो स्मार्ट सिटी के श्रेणी में हमारा एयरपोर्ट भी आता है, तो हमारे एयरपोर्ट को भी 4C की श्रेणी में लिया जाए और नाइट लैंडिंग का भी सुविधा हमें दिया जाए। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इन दिनों प्रदेश भर में जल संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। समय से पहले ही बांधों में पानी काफी कम हो चुका है, तो वहीं लगातार क्षेत्र में जल स्तर में भी तेजी से गिरावट हो रही है। शहरी क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण अंचलों में भी जिस तरह से जल संकट का दौर उत्पन्न हुआ है, इसने राज्य शासन के लिए चिंताएं उत्पन्न कर दी है। यही वजह है कि अब शासकीय स्तर पर पेयजल संकट से निपटने के लिए प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। जगह जगह नए बोर खनन किए जा रहे हैं, तो वहीं तालाबों को भी भरा जा रहा है। जिन बांधों में पर्याप्त पानी है, वहां नहर के माध्यम से ग्रामीण अंचलों में निस्तार के लिए पानी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। लेकिन मौजूदा समय में बांधों की भी स्थिति बेहतर नहीं है, क्योंकि इस बार अंतिम दिनों में बारिश काफी कम हुई, जिसकी वजह से बांध भी पूरे नहीं भर पाए हैं। ऐसे में अब राज्य शासन के द्वारा जल संकट को देखते हुए विभिन्न उपायों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इस संबंध में जानकारी देते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा कि सरकार का ध्यान इस समस्या पर है और इस संकट से निदान के लिए सरकार प्रयास कर रही है। गर्मी शुरू हो गया है, ऐसे में जल संकट एक बड़ी समस्या है। प्रदेश में लगातार जल स्तर नीचे जा रहा है। सरकार के संज्ञान में कोई ठोस प्लान तैयार करनी है क्या सरकार? सरकार के संज्ञान में है, मिलकर के काम करेंगे। बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अधिकारी किस तरह से प्रोजेक्ट में मनमानी कर पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं, इसका जीता जागता उदाहरण पुराना स्टैंड में बन रहा ये उद्यान है, जिसे देखकर ये समझा जा सकता है यहाँ करोड़ों रुपए खर्च करके उद्यान का निर्माण किया गया। लेकिन उद्यान क्षेत्र के व्यापारियों के लिए ये योजना मुसीबत का कारण बन गया है। पहले तो यहाँ पूरी तरह से व्यापार खत्म हुआ, तो वहीं पार्किंग के लिए स्थान भी नहीं है, जिससे करोड़ों रुपए का ये प्रोजेक्ट अब केवल बनावटी नजर आ रहा है। बिलासपुर को जब स्मार्ट सिटी का दर्जा मिला था, तब बिलासपुर वासियों को उम्मीद थी कि बिलासपुर में अभूतपूर्व विकास होगा। ऐसा देखने को भी मिला, क्योंकि कई ऐसी बड़ी परियोजनाओं को धरातल पर लाया गया।
जिससे बिलासपुर महानगर का रूप ले सके। लेकिन स्मार्ट सिटी के अधिकारियों की मनमानी और बिना सोच विचार के तैयार किए जा रहे योजना का नतीजा है कि ये सभी परियोजनाएं शहरवासियों के लिए मुसीबत का कारण बनते जा रही है। खास तौर पर पुराना बस स्टैंड से शिव टॉकी चौक तक जोड़ने वाले सड़क पर बनाया जा रहे करोड़ों रुपए का उद्यान केवल शोपीस बनकर रह गया है। इस उद्यान का औचित्य समझ में इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि उद्यान को केवल सजावट के दृष्टिकोण से बनाया गया है, जबकि यहाँ बड़ी संख्या में व्यावसायिक परिसर के साथ दुकान संचालित होती है। लेकिन अब इस उद्यान के बन जाने से यहाँ का व्यापार तो पूरी तरह से खत्म हो ही गया, साथ ही यहाँ के व्यापारियों में भी खासा आक्रोश है। उनका कहना है कि केवल औपचारिकता के लिए इस उद्यान का निर्माण किया गया है, जबकि यहाँ पार्किंग सबसे बड़ी समस्या है। उस पर ध्यान न केंद्रित करते हुए स्मार्ट सिटी के अधिकारियों ने केवल अपनी मनमानी करते हुए यहाँ इस उद्यान का निर्माण किया है, क्योंकि पुराना बस स्टैंड शहर के मुख्य हृदय स्थल में आता है। ऐसे यहाँ बिलासपुर ही नहीं बल्कि बाहर से भी लोग खरीदारी के लिए पहुँचते हैं, परंतु यहाँ पार्किंग के स्थान पर जिस तरह से जमीन को गार्डन के रूप में विकसित किया गया है, उसमें करोड़ों रुपए को बर्बाद कर दिया गया। इस योजना को लेकर स्मार्ट सिटी के अधिकारियों ने न तो व्यापारियों से पूछा और न ही कोई बेहतर व्यवस्था बनाई, बल्कि अपनी मनमानी चलाते हुए यहाँ उद्यान का निर्माण कर दिया, जिससे करोड़ों रुपए की बर्बादी तय मानी जा रही है। क्षेत्र के व्यापारियों की माने तो यहाँ सबसे बड़ी समस्या पार्किंग की है, न कि उद्यान की। इस तरह से जबरदस्ती उद्यान बनाना व्यापारियों के साथ धोखेबाजी है। मेरी शॉप है बस स्टैंड में, तो मेरे हिसाब से तो ये मुझे सही नहीं लगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा एरिया घेर लिया गया है जिसका यूज़ मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं है। जिस गार्डन की जगह अगर ये पार्किंग बनता तो मेरे ख्याल से बिलासपुर के लोगों को ज़्यादा राहत मिलती, क्योंकि बिलासपुर में पार्किंग की काफ़ी दिक्कत है। दुकानदारी तो प्रभावित हो ही रही है, क्योंकि अब ऐसा हो रहा है कि उस रोड से सारे लोग निकल जा रहे हैं, बाकी जितने भी दुकानदार है इधर कोई ध्यान नहीं दे रहे। ये गार्डन में पार्किंग बनना चाहिए। आप देख सकते हैं वहाँ पूरी गाड़ी पर रोड में खड़ी है। दुकान कॉम्प्लेक्स में जो आए हुए लोग हैं उनका और क्या सत्य ऑटोमोबाइल्स का पार्किंग देख सकते हो, पूरा रोड जाम हो गया। जो ये नया प्रोजेक्ट पास हुआ ये कोई काम का नहीं। आपका व्यापार भी प्रभावित हुआ है क्या इससे? बहुत ज़्यादा यार, कहने का मतलब 95% तो ग्राहक नहीं रहे, समझ जाओ इस रोड में। नहीं तो कभी भी ये जगह रॉयल था, खाली बिजनेस के नाम से लोग जानते थे, व्यापार के नाम से। इतने भी पूरा चौपट होगा, बाद में कोई देखेगा भी नहीं इसको। देखना क्या बल्कि इसको पार्किंग बनाते ना तो लोगों को यूज होता है और काम आती है वो चीज़। यहाँ पे सबका काम का चीज़ था वो। अच्छा, क्योंकि आप यहाँ पर दुकानदार है, आपकी मैं 20 साल से हूँ और किस तरह की समस्या आ रही है? समस्या का पूरे समस्या का धंधा चौपट है, निकलने की तैयारी यहाँ से अब आदमी की। पूरा धंधा खत्म हो चुका है। पूरा धंधा खत्म हो चुका है। इस संबंध में बिलासपुर की महापौर पूजा विधानी ने बताया कि इस मार्ग को ग्रीन बेल्ट में रखा गया है और यही वजह है कि उद्यान को ऑक्सीजोन बनाया जा रहा है। इसके अलावा यहां व्यापारियों की समस्या को देखते हुए उनके लिए भी वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी, तो वहीं पार्किंग की समस्या को भी बेहतर ढंग से क्रियान्वित किया जाएगा। देखिए, पहले भी नगर निगम द्वारा पुराना बस स्टैंड से लेकर शिव टॉकी चौक तक हमने बेजा कब्जा हटाने का प्रयास किया। कई बार बेजा कब्जा हटाए भी थे, तो पुनः वहाँ पे बेजा कब्जा हो जा रहा था। तो ग्रीन बेल्ट में लेने का भी है, ग्रीन बेल्ट है वहाँ पे जो, तो इसलिए नगर निगम द्वारा जो है वहाँ ऑक्सीजन बनाने का अभी निर्णय किया है। तो ऑक्सीजन बनेगा तो एक सौंदर्यीकरण भी होगा, खूबसूरत दोनों तरफ सड़क और बीच में जो हरियाली रहेगी, ग्रीनरी हो जाएगी। तो बिलासपुर का मेन सड़क भी है वो सुंदर लगेगा और हरियाली भी हो जाएगी वहाँ। एक ऑक्सीजोन पहले व्यापार विहार में बनाया गया, उसकी क्या स्थिति है सबको पता है। अब ये दूसरा ऑक्सीजोन क्या नया गुल खिलाएगा ये भी आने वाले समय में पता ही चल जाएगा। लेकिन केवल पैसों की बर्बादी करने के लिए इस तरह की परियोजनाओं को लाना जनता के साथ धोखा नहीं तो और क्या है। व्यापारी आक्रोशित है, व्यापार बंद करने की बात भी कह रहे हैं, क्योंकि व्यापारियों को बेरोजगार कर विकास करना यही सरकार की प्राथमिकता है। ये कुछ सवाल है जो व्यापारी के साथ जनता भी सरकार से पूछ रही है। ग्रैंड न्यूज के लिए राहुल ठाकुर के साथ आलोक मित्तल की रिपोर्ट। गर्मी का असर सिर्फ इंसानों पर ही नहीं बल्कि वन्य प्राणियों पर भी पड़ता है। खासकर शाकाहारी वन्य प्राणियों को तेज धूप और लू से बचाना एक बड़ी चुनौती होती है। लेकिन इस बार कानन पेंडारी जू प्रबंधन ने वन्य प्राणियों के लिए खास ग्रीन नेट और स्प्रिंकलर सिस्टम की व्यवस्था की है, जिससे इन जानवरों को गर्मी से राहत मिल सकेगी।
इस बार कानन पिंडारी जू प्रबंधन ने शाकाहारी वन्य प्राणियों के केस के ऊपर टीन शेड पर पैरा घास बिछाने के बाद ग्रीन नेट लगाने की व्यवस्था की है। ग्रीन नेट एक विशेष प्रकार का हरा जाल होता है जो सूरज की किरणों को रोककर ठंडी छांव प्रदान करता है और साथ ही हवा का प्रवाह भी बनाए रखता है। इससे वन्य प्राणियों को भीषण गर्मी में राहत मिलेगी और वे स्वस्थ और सहज महसूस करेंगे। ये व्यवस्था खासतौर पर चीतल, सांबर, बारहसिंगा और अन्य शाकाहारी वन्य प्राणियों के लिए की गई है, क्योंकि ये प्राणी खुले केज में रहते हैं और गर्मी का सीधा प्रभाव इनके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। जू प्रबंधन ने पहले भी टीन शेड पर घास बिछाने की व्यवस्था की थी, लेकिन इस बार ग्रीन नेट लगाकर इसे और भी प्रभावी बनाया गया है। जू के रेंजर ने बताया कि इस बार हमने ग्रीन नेट और घास का संयोजन किया है, जिससे गर्मी का असर कम होगा। ये नेट सूर्य की किरणों को रोकने के साथ हवा के संचार को भी बनाए रखेगा, जिससे जानवरों को आरामदायक माहौल मिलेगा। गर्मी को देखते हुए कानन में पानी की पर्याप्त व्यवस्था की गई है और शाकाहारी बाड़ों में ग्रीन नेट डाला गया है। पहले घास डालते थे, उसके बाद में अब ग्रीन नेट भी डाले हैं और मांसाहारी सेक्शन में स्प्रिंकलर पानी से सिंचाई की व्यवस्था की गई है और कूलर की व्यवस्था की गई है और खाना पीना पर्याप्त मात्रा में दे रहे हैं। डॉक्टर की रोज पर डे निगरानी किया जा रहा है डॉक्टर के द्वारा। व्यवस्था सब सुचारू रूप से चल रहा है। जू प्रबंधन ने पक्षियों के केज में भी यही व्यवस्था की है, क्योंकि बढ़ते तापमान से सबसे पहले पक्षी ही प्रभावित होते हैं। ग्रीन नेट की मदद से उनके केज में छांव बनी रहेगी और वे गर्मी के असर से बचे रहेंगे। कानन पिंडारी जू प्रशासन ने इस बार गर्मी से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। ग्रीन नेट और स्प्रिंकलर सिस्टम से न सिर्फ वन्य प्राणियों को राहत मिलेगी, बल्कि जू में आने वाले पर्यटकों को भी एक बेहतर अनुभव मिलेगा। उम्मीद की जा रही है कि इस नई व्यवस्था से वन्य जीव गर्मी के प्रभाव से सुरक्षित रहेंगे। कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ आलोक मित्तल की रिपोर्ट। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम फिर से हाजिर होंगे। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बिलासपुर के पुरानी कंपोजिट भवन में पानी की समस्या विकराल होती जा रही है, जिससे जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय और रजिस्ट्री कार्यालय के कर्मचारी 4 महीने से अधिक समय से पेयजल संकट का सामना कर रहे हैं। इस समस्या को लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ ने पहले भी प्रशासन को अवगत कराया था, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हुआ। संघ के प्रदेश महामंत्री सुनील यादव ने कलेक्टर को पत्र लिखकर जल्द से जल्द इस समस्या के निराकरण की मांग की है। पत्र में बताया गया कि कंपोजिट बिल्डिंग प्रबंधन समिति को इस संबंध में सूचना दी गई थी, लेकिन उन्होंने समाधान के बजाय शिक्षा विभाग और जिला पंजीयक कार्यालय पर 3,92,000 रुपए की बकाया राशि का हवाला देकर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। बढ़ती गर्मी में कर्मचारियों को पीने के पानी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, जिससे उनकी कार्यक्षमता भी प्रभावित हो रही है। लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री सुनील यादव ने कहा कि 4 माह से इस भीषण गर्मी में पानी की समस्या से कंपोजिट बिल्डिंग के कर्मचारी परेशान हैं। इसके पहले भी कलेक्टर अवनीश शरण को इस व्यथा से अवगत कराया गया था और कंपोजिट बिल्डिंग के प्रबंधक समिति के CL जायसवाल को भी इस समस्या से अवगत कराया गया था। इसके बावजूद भी पानी की समस्या का हल नहीं किया गया। शिक्षा विभाग के साथ साथ रजिस्ट्री कार्यालय परिसर में भी पानी की गंभीर समस्या बनी हुई है, जहां सैकड़ों हजारों लोग रोज आना जाना करते हैं। उन्हें भी पानी की जरूरत होती है। इस सभी को ध्यान में रखते हुए कर्मचारी संघ ने कलेक्टर अवनीश शरण को ज्ञापन सौंपा, जहाँ कलेक्टर अवनीश शरण ने जल्द ही इस पानी की समस्या को दूर करने की बात कही है। विगत 3-4 महीनों से ज़्यादा समय हो गया है
और जिसमें पुरानी कंपोजिट बिल्डिंग है और लगभग काफ़ी शासकीय कर्मचारी हमारे साथ में यहाँ कार्यरत रहते हैं। ऐसे समय में हमने पहले कलेक्टर महोदय को भी इस ज्ञान में लाया था और कंपोजिट बिल्डिंग के जो प्रबंधक समिति है CL जायसवाल सर, उनको भी मामले को ज्ञान में लाया। लेकिन लगातार बताने के बाद भी पानी की समस्या आज भी बनी है और चूँकि अभी भीषण गर्मी लगातार आ रही है, ऐसे समय में पानी की आवश्यकता बहुत ही अधिक है। हमारे शिक्षा विभाग के 7 कमरों में पानी नहीं है। इसके साथ साथ ही जो रजिस्ट्री ऑफिस के नीचे का जो है वहाँ भी पानी नहीं है, जहाँ आम जन रोज आते जाते हैं और सैकड़ों की तादाद में आते हैं। ऐसे समय में कर्मचारी यूनियन ने मामले को संज्ञान में लिया है और कलेक्टर महोदय से निवेदन किया है कि यथाशीघ्र पानी जनहित में मतलब लाने के लिए, सप्लाई कराने के लिए जो अधिकारी हैं उनको निर्देशित करने कष्ट करें ताकि आमजन के साथ में कर्मचारियों को भी पानी की समस्या से निजात मिले। सिम्स में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को उच्च गुणवत्ता प्रदान करने के लिए भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना लक्ष्य कार्यक्रम के तहत विशेष तैयारियां की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को प्रवेश से लेकर प्रसव तक बेहतरीन चिकित्सा सुविधा प्रदान करना है। इसके तहत रिसेप्शन एरिया में महिला के आगमन पर उसकी प्रारंभिक जानकारी दर्ज की जाती है। तत्पश्चात उसकी स्थिति का तत्काल आकलन कर ट्रायज एरिया में लिया जाता है। यहाँ मरीज की गंभीरता के अनुसार उन्हें रेड, येलो और ग्रीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। आवश्यकता अनुसार मरीज को वार्ड में भर्ती भी किया जाता है या सीधे लेबर रूम में ले जाया जाता है। गंभीर स्थिति में ऑपरेशन की व्यवस्था भी की जाती है जिससे जच्चा बच्चा दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। लक्ष्य सर्टिफिकेशन के लिए सिम्स में 85 से अधिक मानकों पर समीक्षा की जाती है, जिसके तहत चिकित्सा टीम की तत्परता, स्वच्छता, जल आपूर्ति, उपकरणों की उपलब्धता और प्रसव के दौरान मानकों का सख्ती से पालन किया जाता है। इस प्रक्रिया का निरीक्षण राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा और 90% से अधिक स्कोर प्राप्त करने पर सिम्स को प्रतिष्ठित लक्ष्य सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया जाएगा। MS के नेतृत्व में इस दिशा में अभिनव प्रयास किए जा रहे हैं ताकि सिम्स को देश के सर्वश्रेष्ठ मातृ स्वास्थ्य केंद्रों में शामिल किया जा सके। भारत सरकार की एक बहुत ही प्रेस्टिजियस महती परियोजना है लक्ष्य कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत जो लेबर रूम है, लेबर OT है, उसमें प्रवेश से लेके रिसेप्शन एरिया, एक गर्भवती महिला के आने से उसके बारे में जानकारी जो रिसेप्शन एरिया में लिया जाएगा, उसके बाद उसकी स्थिति का तत्काल आकलन किया जाना, उसके बाद उन्हें ट्रायज एरिया में ले जाया जाएगा। उनकी स्थिति के अनुसार ट्रायज येलो, ग्रीन और रेड में बटा होगा। आवश्यकता पड़ने पर उन्हें एंटीनेटल वार्ड में भर्ती किया जाएगा। ज़रूरत पड़ने पर सीधे लेबर रूम में ले जाया जाएगा। वहाँ से फिर ज़रूरत पड़ेगा तो ऑपरेशन के लिए ले जाया जाएगा। तो ये सब का एक फ्लो होता है, एक पाथ होता है जिससे हमको गुजरना होता है और ये सभी कार्यक्रम गुणवत्तापूर्ण तरीके से किया जाना है। मरीज के आगमन से लेके उनके ट्रायज और उनके भर्ती होना, फिर लेबर रूम में ले जाना, ऑपरेशन की आवश्यकता होने पर ऑपरेशन करना, जो वहाँ पर काम करने वाले चिकित्सक हैं या स्वास्थ्य कर्मी हैं उनकी तत्परता, उनकी सतर्कता, वहाँ पानी की व्यवस्था है कि नहीं, नाना प्रकार के इस लक्ष्य कार्यक्रम के अंतर्गत कम से कम 85 पैरामीटर पर समीक्षा की जाती है। इधर बिलासपुर जिले के NTPC सिपत संयंत्र में 35 मजदूरों के साथ शोषण का मामला सामने आया है। यहां सीमर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और उसकी पेटी ठेकेदार रंजन कुमार सिंह ने 2 माह की मजदूरी रोक दी है। जब मजदूरों ने मेहनत की कमाई मांगी तो उन्हें काम से निकाल दिया गया और धमकियां भी दी गई। मजदूरों के मुताबिक वे जनवरी और फरवरी से बिना वेतन के काम कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने अपनी मजदूरी की मांग की तो कंपनी ने उनके गेट पास जब्त कर लिए और उन्हें जबरन बाहर निकाल दिया। मजदूरों का आरोप है कि प्लानिंग मैनेजर अखिलेश और HR अधिकारी आलोक गुप्ता उन्हें डराने धमकाने में शामिल है। इसमें कई मजदूर स्थानीय हैं जबकि कुछ अन्य राज्यों से आकर यहां किराए के मकानों में रह रहे हैं। 2 महीने से वेतन न मिलने से उनके परिवार भूखमरी की कगार तक पहुंच चुके हैं। राशन दुकानदार उधारी देने से मना कर रहे हैं और मकान मालिक घर खाली करने का दबाव बना रहे हैं। मजदूरों ने अपनी शिकायत NTPC के मानव संसाधन विभाग, सिपत थाने और श्रमायुक्त बिलासपुर को दी है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। बुधवार को मजदूर NTPC के मटेरियल गेट के पास न्याय की गुहार लगाते हुए दिखे, लेकिन इस दौरान जब वे मीडिया से बात कर रहे थे तो कंपनी के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और उन्हें धमकाने लगे। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें मजदूरों को धमकाते हुए कंपनी के अधिकारी नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि पहली बार नहीं है जब NTPC सिपत में मजदूरों का शोषण हुआ है। इससे पहले भी मजदूरी
न मिलने की शिकायतें सामने आई हैं, लेकिन प्रशासन की लचर व्यवस्था के कारण ठेकेदारों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती। तो ये थी आज की बुलेटिन की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।